तो हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 17 लेकर के। ओके, 1 सेकेंड। लेक्चर नंबर 17। ओके, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर जो है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हो, यानी कि यहाँ से जो है ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में हमारा एक जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ह्यूमंस में किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या होता है, मेनली कैसे होता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, इसके लिए हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बेसिकली कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। यूरिन फॉर्मेशन का मेनली पर्पस होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में घुले हुए हैं, यानी कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या फिर जो भी चीज़ें जो ब्लड में नहीं होनी चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि जो चीज़ें ब्लड में मतलब एक लिमिट में होनी चाहिए, उनको ब्लड से बाहर निकालने के लिए, फ़िल्टर आउट करने के लिए जो है यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का पर्पस इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, किडनीज जो होते हैं, किडनीज में होता है ना यूरिन फॉर्मेशन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, है ना। अब देखो यहाँ पर जो हमारी किडनीज होती हैं उनमें जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट का क्या मतलब होता है, देखो कोई भी ऑर्गन दिखने में कितना भी मतलब कॉम्प्लेक्स लगे, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उसमें जो काम करने वाली सेल्स होंगी, जो उसमें काम करने वाली यूनिट्स होंगी, यानी कि जो मेनली काम कर रहे होते हैं, वो चीज़ें भी अलग से दिखाई देंगी। ठीक है, वो चीज़ें अलग से पढ़ी जाएंगी। जैसे हम कह सकते हैं ना कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, जियो है। ठीक है, कहने को ये बहुत बड़ी है, हम ऐसे देखते हैं तो मान लो बहुत बड़ा जैसे रेस्टोरेंट है, होटल है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब ऐसे देख रहे हैं उनमें काम चल रहा है, आप गए, आपने ऑर्डर दिया, आपकी टेबल पे आ गया, बट जो इंडिविजुअल पर्सन वहाँ काम कर रहा है, यानी कि किचन में जो बंदा काम कर रहा है, वो यहाँ पर क्या है, बेसिक यूनिट है। सो वही मैं बात कर रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में जो किडनीज में जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो क्या होता है, वो एक क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है। ठीक है, थिन वॉल्ड मतलब जिनकी पतली वॉल होती है, और वो ब्लड कैपिलरीज यानी कि लंबी ट्यूब जैसी होती हैं। ठीक है, सो ये जो होती हैं किडनीज की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ठीक है, यानी कि अगर किडनीज एक फैक्ट्री हैं तो उनके जो वर्कर हैं वो यही क्लस्टर ऑफ ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, सो हम लिखते हैं अपना दैट बेसिक filtration unit in kidneys is a cluster of thin walled ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, है ना। सो थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज ही होंगी ना, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें फ़िल्टर करनी है वो ब्लड में से ही करनी है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें होती हैं, जो ये क्लस्टर होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं नेफ्रॉन्स।
ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं बोल रही हूँ, नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये जो थिन फिल्ट्रेशन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ये और कुछ नहीं नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो यही नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, अब ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं एक एक किडनी में काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, मिलियंस में मौजूद होते हैं। ठीक है, सो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर in each kidney, ठीक है, एक एक किडनी में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में होते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन्स जो होते हैं, हर एक नेफ्रॉन जो होता है वो उसकी पूरी स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है इसमें कप शेप्ड स्ट्रक्चर और एक होता है इसका ट्यूब्यूलर पार्ट। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स में एक होती है कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्लस ट्यूब्यूलर पार्ट, यानी कि एक कप जैसा होता है और बाकी पूरा जो है एक ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ आती है, यहाँ पर जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होता है, इसको हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल इसका नाम होता है, जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये क्या करता है, कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ये जो है ब्लड से जो है फिल्ट्रेट्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड जो होता है वो सबसे पहले इसी के थ्रू आता है एंड ये क्या करता है, ब्लड से जो है चीज़ों को निकाल लेता है। ठीक है, अब देखो ये ठहरा छोटा सा कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कितनी भी जल्दी काम क्यों ना करे, हमारी बॉडी में काफ़ी मात्रा में ब्लड होता है भाई, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें रह ही जाती होंगी ना ब्लड में, तो उन चीज़ों को निकालने का काम आगे का हमारा ट्यूब्यूलर पार्ट करता है, जो कि रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी कि ये चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करता है, जो चीज़ें बच गई हैं, छूट गई हैं, उनको ये जो है कलेक्ट करता है। ठीक है, अब छूटने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है हमारा ग्लूकोज। भाई ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो अच्छी बात थोड़ी ना है, उसको भी तो निकालना होगा ना। कभी कभी अमीनो एसिड्स, क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होके तो ये सारी चीज़ें ब्लड में ही जा रही हैं ना, ब्लड ही इनको सेल्स तक पहुंचाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है या सॉल्ट्स, यानी कि जो हम नमक खा रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, प्लस मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादातर अमाउंट में जो है मेजरली वाटर होता है। ठीक है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी की सफाई का भी काम करता है, हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतना ही हमारी बॉडी की सफाई होती जाती है। ठीक है, ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप इकट्ठे बैठ के पूरा 2 लीटर की बोतल गटक जाओ। ठीक है, उस 2 लीटर के आप 4 लीटर पी जाओ। ठीक है, लेकिन दिन में थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद, तो वो इफ़ेक्टिव रहेगा। और अगर आप इकट्ठा पी जाओगे तो वो आपको नुकसान कर देगा, जानलेवा तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर ब्लड में मान लो यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट है या वाटर है, ये चीज़ें बच जाती हैं, तो इनको सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब करता कौन है, यही ट्यूब्यूलर पार्ट जो कि ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने बोल तो दिया कि मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, अब कितना अमाउंट निकालना है वाटर का, कितना रखना है, ये चीज़ भी तो
एक डिसाइड करनी ज़रूरी है ना, वरना सारा तो पानी निकल ही जाएगा, बॉडी में बचेगा क्या। तो ये जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। सबसे पहला कि कितना एक्सेस वाटर बॉडी में मौजूद है, और दूसरा कि जो चीज़ें हमें बाहर निकालनी है, यानी कि जो वेस्ट है वो कितना है, क्योंकि हमें तो वो वाटर में डिज़ोल्व करके ही निकालना है ना। क्योंकि हमको ही ऐसे हमको जो है वो उसको लिक्विड फॉर्म में ही निकालना है, तो जिस हिसाब से वेस्ट होगा उस हिसाब से ही हमको जो है वाटर की भी सप्लाई देनी होगी, तब हम निकाल पाएंगे, है ना। सो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ये इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन हाउ मच excess water is there, how much excess water is there in body, ठीक है, बॉडी में कितना एक्सेस वाटर मौजूद है, ठीक है। और दूसरा क्या है दैट हाउ मच dissolved waste is to be removed, यानी कि हमको और कितना जो है यहाँ पर निकालना है, क्या कितना और ज़्यादा एक बचा हुआ जो वेस्ट है उसको और निकालना है। ओके, सो अगर हम ऐसे मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर देख लें इसकी, तो कैसे होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है ये बना होता है, 1 सेकेंड, ऐसे ना बना करके इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये इस तरीके से जो है यहाँ पर वोमेंस कैप्सूल होता है, विमेंस नहीं है, वोमेंस है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर ट्यूब्स आ रही होती हैं और वो ऐसे निकलती हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐसे करके ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, इस तरीके से यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। ये जो है हमारा एक नेफ्रॉन होता है जो कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। ये वोमेंस कैप्सूल होता है, यहाँ से जो है ये ब्लड की कैपिलरीज जुड़ी होती हैं, वही इधर से कैपिलरी आती है और वही इधर को ब्लड लेकर के जाती है, और यही ब्लड इन ट्यूब्स के थ्रू जाता जो है ऊपर से आते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है यही वो चीज़, रुको, ये जो होती है ये होती है लूप ऑफ हेनले। इन चीज़ों को आप आगे जा कर के आगे की क्लासेस में 11th 12th में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप मोटा मोटा ऐसे ही समझ लीजिए। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, एंड ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट। देखो कंडक्टिंग का क्या मतलब होता है, हम बोलते हैं ना एयर कंडीशनर, तो उसको हम एयर कंडीशनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट से मतलब ये होता है कि जो कंडक्टिंग डक्ट होती है वो यहाँ पर ये डिसाइड कर रही होती है कि हमको क्या कितना वाटर ऐड करना है और कितना वाटर निकालना है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट कंडक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाता है वोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है चीज़ें काम कर रही होती हैं एक नेफ्रॉन के अंदर। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ नेफ्रॉन। ओके, सो अब जो है यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो है यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि कलेक्टिंग डक्ट में जो है जाकर के आगे वाटर एड अप या फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं। बाकी हमें इतना नहीं जानना है, सिंपल सा जानना है, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस में दी हुई हैं। सो बेसिकली देखो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि इसमें यूरिन स्टोर होती है, ठीक है। 1 सेकेंड, यूरिन इज स्टोर्ड इन इट, ठीक है। यूरिन जो है यहाँ पर इसमें स्टोर है, कब तक, जब तक कि प्रेशर ना जनरेट हो जाए उस ब्लैडर
पे कि तुमको जो है इसको पास करना है, तब तक वहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर रहती है until the pressure of the expanded bladder leads to the urge का मतलब है मन में एक चाह उत्पन्न होना, ठीक है, मतलब मन में एक भाव उत्पन्न होना कि हाँ ब्लैडर जो है हमारा फुल हो गया है, अब हमको इसको एम्प्टी करना है, ठीक है। सो अर्ज टू पास इट आउट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का सिस्टम काम करता है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मतलब कैसे रेगुलेट होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर का मतलब है कि इसमें मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो फुल होता है तो ये मसल्स एक्सपैंड हो जाती हैं, और वहीं जब मतलब यूरिन को बाहर पास करना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एंड ये जो होते हैं ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होते हैं, अंडर नर्वस कंट्रोल। अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब बाहर कहीं होते हैं, किसी मार्केट प्लेस में होते हैं या कहीं बाहर होते हैं, तो कभी कभी अगर हमको अर्ज हो रही होती है यूरिनेट करने की या हमको कभी वॉशरूम यूज़ करना होता है तो हम वहाँ पर कंट्रोल कर जाते हैं थोड़ा सा, है ना। जब हमको एक प्रॉपर प्लेस मिलता है तो हम वहाँ पर जो है वॉशरूम को यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट यूरिनरी ब्लैडर इज़ अंडर अवर नर्वस कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता है। बट वही है ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सो इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। आप इसको एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। ये तो हमारी बात हो जाती है यूरिन के फॉर्मेशन की। अब यहाँ पर जो है एक और टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है जो कि क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, आखिर ये क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी। अब इसको जो है हम एक और भी नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम हेमोडायलिसिस। देखो हेमोडायलिसिस को हम किस तरीके से यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखो शब्द तोड़कर भी हम हर चीज़ का मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे ये देखते हैं, ठीक है। सो देखो हेमोडायलिसिस, हेम वर्ड जो है यहाँ पर ब्लड को शो कर रहा है, ठीक है, और डायलिसिस का मतलब है फिल्ट्रेशन, है ना। डायलिसिस का मतलब है फिल्ट्रेशन, यानी कि हम ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहे हैं, कैसे, आर्टिफिशियल तरीके से। अब आर्टिफिशियल तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल, देखो हमको आर्टिफिशियल चीज़ की तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास ओरिजिनल चीज़ नहीं होती, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास किडनीज नहीं है, यानी कि जब हमारी किडनी जो है किसी इन्फेक्शन के थ्रू या किसी इंजरी की वजह से फेल हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली किडनीज, ठीक है, किडनीज जो होते हैं ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं फॉर सर्वाइवल। वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल का मतलब है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही मेन काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अब इनकी जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से। अब वही मैंने बोला ना कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, आप कमज़ोर हो जाओगे, आप उतना काम नहीं कर पाओगे, उतनी ताकत नहीं रहेगी बॉडी में। तो वही इनका भी हाल है। तो किडनीज जो होते हैं इनकी एक्टिविटी इज़ रिड्यूस्ड, एक्टिविटी इज़ reduced due to
इन्फेक्शंस, ड्यू टू इन्फेक्शंस और इंजरी, कोई चोट लग जाए, और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ठीक है, या फिर उनको किसी कारणवश जो है प्रॉपर ब्लड ना सप्लाई ना हो पाए, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इनकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, वो उतना प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में ये जो पॉइजनस वेस्ट होता है ये जमा हो जाता है, ठीक है, इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, तो हम लिखते हैं दैट लीड्स टू accumulation of poisonous wastes in body, ठीक है, हमारी बॉडी में जो है ये पॉइजनस वेस्ट जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जब हमारी किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं तब हमें जो है इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ किडनी फेलियर, जब हमारी किडनी फेल कर गई है, अपना काम नहीं कर पा रही, ठीक है, किडनी फेलियर के टाइम पर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, आर्टिफिशियल किडनी कोई आर्टिफिशियल किडनी नहीं होती है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने का, ब्लड से निकालने का काम करती है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस to remove nitrogenous waste from the body through dialysis, ठीक है। डायलिसिस का मतलब होता है किसी छन्नी, किसी परत के थ्रू चीज़ों को फिल्टर करना, ठीक है। ओके, सो ये होती है हमारी आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल जो किडनी होती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सो आर्टिफिशियल किडनीज आखिर कैसे काम करती है, लेट्स से तो आर्टिफिशियल किडनी जो होती है इसमें क्या होता है कि एक नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल लिक्विड भरा होता है, ठीक है, सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है। हमने अभी बोला ना डायलिसिस के थ्रू, डायलिसिस का मतलब ही यही होता है किसी परत, किसी लाइनिंग के थ्रू यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन हो रहा हो चीज़ों का, ठीक है। सो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, इट कंटेन्स a number of plates, number of tubes, plates नहीं होता है, tubes होता है, ठीक है, tubes with a semi permeable lining, ठीक है, सेमी परमिएबल लाइनिंग। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये जो ब्लड होता है उस पेशेंट का वो इन्हीं ट्यूब्स में भेजा जाता है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर एक डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है, जो कि वही फ्लूइड होता है जो कि चीज़ें मतलब ब्लड से जो है ये चीज़ें निकलकर उस फ्लूइड में चली जाती हैं, ठीक है, वो इन ट्यूब्स में भरा होता है और हम उस पेशेंट का ब्लड जो होता है वो इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू गुजारते हैं, ठीक है। सो blood of patient is passed through
passed through it which is filled with, नहीं passed through it रखते हैं और ट्यूब्स के इधर लिखते हैं filled with what? dialyzing fluid, ठीक है। सो हम जो है ब्लड को इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू भेजते हैं और ये जो ट्यूब्स होती हैं इनमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ब्लड के सेम होता है, ठीक है, ब्लड के ही जैसा होता है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ ब्लड, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेशेंट के ब्लड से इसमें चले जाते हैं, पेशेंट के ब्लड से क्या है इसमें चले जाएंगे, इसी फ्लूइड में, ठीक है। सो हम ये लिखते हैं दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे चले जाते हैं वो हम अभी जानेंगे, पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं दैट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड, पेशेंट्स blood pass into dialyzing fluid through डिफ्यूज़न। अब कैसे जाते हैं इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने डिफ्यूज़न के बारे में क्या जाना था कि इसमें जो चीज़ें होती हैं, जो फ्लूइड होता है वो कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की तरफ जाता है ना, ये हमने देखा था। अब हमने क्या अभी जाना कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड की तरह होता है, ठीक है। अब ब्लड में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है, जो पेशेंट का ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड है उसमें भीड़ भाड़ है। वहीं ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं है ना, ये अपना ब्लड के ही सेम भीड़ भाड़ के साथ उतने में मौज काट रहा है। तो जब वहाँ पर उस ब्लड में मतलब पेशेंट के ब्लड में जब इतना सारा कुछ कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो वो पेशेंट का जो ब्लड होता है वो क्या करता है कि उन चीज़ों को उस जो सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है उसके थ्रू जो है इस फ्लूइड में भेज देता है कि मुझको इसके बराबर हल्का होना है, ठीक है। सो वो उसमें भेज देता है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है और यहाँ पर जो है फिल्टर हो जाता है उस पेशेंट का ब्लड। बट यहाँ पर एक कमी क्या रहती है इस प्रोसेस में कि इसमें कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एक बार में जितना चला गया, जितना भी फिल्टर हो गया उतना फिल्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। वही हम कहते हैं ना कि नेचुरल चीज़ जो है वो नेचुरल ही होती है, आर्टिफिशियली हम कभी नेचर को नहीं हरा सकते, ओके। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन काम करता है नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। नेचुरली हम देख चुके हैं एंड दिस इज़ हाउ आर्टिफिशियली वर्क्स। अब जो है हम एक ऊपर जो है जल्दी से देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट्स को भी तो पीछे नहीं छोड़ेंगे ना। जितना हम इम्पॉर्टेंट हैं इस धरती पे उतना प्लांट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, है ना। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है, तो देखो होता यूँ है कि देखो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। तो प्लांट्स में जो है देखो एक तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा जीवनदायक है, हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। आपको जानकर ये मज़ा आएगा कि वही ऑक्सीजन इन प्लांट्स के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को भगा दिया जाता है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो, क्या भीड़ बढ़ाए हुए हो, ठीक है। सो ऑक्सीजन
itself can be as a waste product during photosynthesis ठीक है। सो प्लांट्स जो होते हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और इनका यही वेस्ट प्रोडक्ट तो हमारी ज़िंदगी बचाए हुए हैं। सो दैट इज़ वाई प्लांट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? बाय डिफ्यूज़न थ्रू स्टोमाटा। जैसे वो स्टोमेटा से डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बदले में वहीं से ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। सो इट इज़ excreted by diffusion through stomata, ठीक है, थ्रू स्टोमाटास के ही थ्रू जो है वो बाहर भेज दी जाती है। अब एक तो बात यहाँ पर ऑक्सीजन की हो गई, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर होता है एक्सेस वाटर भी प्लांट्स में जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब एक्सेस वाटर कैसे निकलता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रांसपायरेशन के थ्रू, है ना। ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही तो एक्सेस वाटर निकलता है प्लांट्स में। सो एक्सेस वाटर का भी जो है यहाँ पर इन्होंने अपना सॉल्यूशन निकाल लिया, वो ये प्लांट्स के थ्रू निकाल देते हैं। अब दूसरे जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं ऐसी पत्तियों में जो कि काफ़ी पुरानी होती हैं और वो पत्तियां गिरने वाली होती हैं। ओके, सो वेस्ट प्रोडक्ट्स may be stored in leaves that fall off, जो कि गिरने वाली होती हैं, उनमें जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं और उनके थ्रू जो है पौधे के बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एज अ रेजिन या फिर गम्स जो हैं वो ओल्ड जाइलम बहुत पुराने हो जाते हैं, उनमें जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और अब वो जाइलम पुराने हो गए तो वो कहीं ना कहीं से लीक करने लगते हैं, तो उनके लीक करने के चक्कर में जो है वो फिर बाहर आ जाते हैं बॉडी से। तो यही रेजिन और गम्स जो हैं, ये वही रेजिन और गम है जो कि यूज़ करा जाता है ना डिफरेंट चीज़ों में, पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। सो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स are stored as resins and gums, especially in old xylems, ठीक है। ओल्ड जाइलम्स में जो है ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब रहे बचे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी के थ्रू ज़मीन में छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी मिनरल की बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने खींच लिया और उसका यूज़ होकर वो काफ़ी मात्रा में बच गया, तो उसको जो है ये मिट्टी में ही छोड़ देते हैं, भाई तुम जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, अब काम हो गया तो क्या करें, ठीक है। सो प्लांट्स also excrete some wastes into the soil around them, जो भी उनके आसपास की मिट्टी होती है वो उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। और इसी चीज़ के साथ जो है हमारा यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है, यहाँ कह सकते हैं। बस हाँ, यहाँ पर जो है एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उसके बारे में चलो हल्की सी बात कर लेते हैं, जो कि है ऑर्गन डोनेशन। काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही अच्छा काम होता है ऑर्गन डोनेशन का,
क्योंकि ये ऐसा काम है जिससे लाखों करोड़ों पर्सन्स की ज़िंदगी बचती है, ठीक है। बट इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्या, जैसे ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो मेनली किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव के ही थ्रू किया जाना चाहिए, ठीक है। शुड बी डन बाई एनी फैमिली मेम्बर और क्लोज रिलेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमारी बॉडी जो है, हमको पता है कि हमारी बॉडी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि बाहर से आने वाली चीज़ों को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है, उस पर अटैक कर देता है ना। सो जो भी पर्सन यहाँ पर ऑर्गन डोनेट कर रहा हो, उसका ब्लड, उसका वो ऑर्गन मैच करना चाहिए रेसिपिएंट के साथ, यानी कि सेम चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तब जाके जो है वो ऑर्गन अच्छे से काम करेगा। तब जो है हमारी बॉडी का वो जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसको अपने की ही तरह अपनाएगा, है ना। अगर उसको ज़रा सा भी लगा कि ये बंदा गड़बड़ है, ये मुझे अपना नहीं लग रहा, अपनी टीम का नहीं लग रहा, तो वो उस पर फ़ौरन अटैक कर देगा और उसको मार तोड़ के हिले कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन डोनेशन है इसके लिए क्या होता है, दैट ब्लड ग्रुप एंड organ of the donor should match with that of the recipient, ठीक है। यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसके साथ ये चीज़ें उसकी मैच करनी चाहिए, वरना जो रेसिपिएंट है वो फिर से दिक्कत में पड़ जाएगा, फिर तुम्हारा ऑर्गन डोनेट करना उसके लिए कोई भी भला काम नहीं रहेगा, ठीक है, उसको तकलीफ़ ही होगी। सो इसीलिए जब भी हॉस्पिटल्स में किसी भी पेशेंट को किसी भी दूसरे बंदे का ऑर्गन उसको डाला जाता है तो काफ़ी सारे चेकअप्स होते हैं, ठीक है, पूरा ब्लड वगैरह सब कुछ मैच कराया जाता है, तब यहाँ पर जो है ऑर्गन डाला जाता है। उसके बाद भी जो है पर्सन, जो पेशेंट है जिसको ऑर्गन दिया गया है, वो उसको काफ़ी टाइम तक जो है यहाँ पर क्या करना होता है, उसको अपने इम्यून सिस्टम को डिप्रेस रखने के लिए कि तुम ठंडे रहो, अभी इतना तुम्हें तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उसको ठंडा करने के लिए उसको यहाँ पर जो है दवाई खानी पड़ती है, ताकि जो है यहाँ पर ये इतना हाईफाई होके एकदम चढ़ ना बैठे उस ऑर्गन पे, ठीक है। सो इम्यूनो डिप्रेसेंट जो है पिल्स दिए जाते हैं उस पेशेंट को, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन काफ़ी मज़ा आया, है ना। सो अगर आपने यहाँ तक ये लेक्चर देख लिया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट अपने नया चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं बाद में, बाय।